गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। वाणिज्य की इस क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने साझेदारी के बारे में अध्ययन किया था। साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी के गुण, दोष एवं साझेदारों के प्रकार। आज हम साझेदारी संलेख या विलेख की बात कर रहे हैं। बच्चों, साझेदारी संलेख या विलेख किसे कहते हैं? सामान्यतः साझेदारी संलेख या विलेख एक इस प्रकार का प्रपत्र है जिसमें सभी साझेदार सर्वसम्मति से साझेदारी संस्था को चलाने के लिए निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों को सभी साझेदारों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से लिए जाते हैं ताकि बाद में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं हो सके। वैसे तो साझेदारी के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 बना हुआ है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस अधिनियम के अनुसार कार्य नहीं करना चाहता है तो साझेदारी संलेख या विलेख बनाना आवश्यक हो जाता है। वैसे सामान्यतः साझेदारी को मौखिक रूप से भी प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि राम राज्य नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में साझेदारी संलेख बनाना हमारे लिए आवश्यक भी है और अच्छा भी है। अब हम बात कर रहे हैं कि साझेदारी संलेख या विलेख किस प्रकार से बनाते हैं। कि सरकार द्वारा निर्धारित स्टाम्प पेपर लेकर के उसमें सभी साझेदारों के द्वारा सर्वसम्मति से जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय उसमें लिख लिए जाते हैं। सबसे पहले हम यदि अब बात करें तो फर्म की डिसीजन होता है, फर्म का निर्णय होता है कि फर्म का नाम क्या रखा जाता है। अब ऐसी फर्म का नाम किसी दूसरी फर्म के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। सामान्यतः साझेदारी फर्म का नाम अपने आप में एक अलग नाम होना चाहिए, किसी संस्था या फर्म से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का भी नाम नहीं होना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि फर्म को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। अब हम फर्म की यदि बात करें तो फर्म का नाम और पता सबसे पहले हम ऊपर ही ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद में जब ये लिख दिया जाता है तो व्यवसाय की प्रकृति का और स्थान का निर्णय करना होता है कि व्यवसाय किस प्रकार का कार्य करेगा। थोक व्यापारी का कार्य करेगा, फुटकर व्यापारी का कार्य करेगा, या फिर सिले सिलाए वस्त्रों के निर्माण का कार्य करेगा, या सेवा का कार्य करेगा। तो इस तरीके से हम फिर उसके बाद में उसकी प्रकृति का निर्णय लेते हैं और ये फर्म हमारी किस स्थान पर होगी, उस स्थान का निर्णय करने के बाद में उसमें स्पष्ट लिखा जाता है उसका पता और स्थान। इसके बाद में व्यवसाय की अवधि कितनी होगी। यदि मान लीजिए अवधि के आधार पर साझेदारी है तो निश्चित रूप से हम उसमें लिख देते हैं कि 5 वर्ष की अवधि, 10 वर्ष की अवधि, या कोई प्रोजेक्ट है तो उसके पूरा होने के पश्चात में वो अवधि अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात प्रत्येक साझेदार द्वारा किया गया निवेश उसमें लिखा जाता है। यदि मान लीजिए 10 साझेदार है तो 10 साझेदारों के नाम के आगे उनके द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है उस पूंजी का विवरण उसमें लिखा जाता है कि भाई महेश है तो महेश ने 2 लाख रुपए लगाए हैं, रमेश है, रमेश ने 3 लाख रुपए लगाए हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि सभी साझेदारों का उसके अंदर प्रत्येक का विवरण अलग अलग लिखा हुआ होता है। इसके बाद में प्रत्येक साझेदार द्वारा लाभ हानि का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। या तो पूंजी के अनुपात में किया जाएगा या फिर उसके बाद में उसमें ये नियम बनाया जाता है कि लाभ जो हानि है वो किस प्रकार से हम बांट सकते हैं। तो उसमें लाभ हानि के बंटवारे के बारे में बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाएगा कि पूंजी के आधार पर बंटवारा किया जाएगा या सक्रिय और निष्क्रिय साझेदार के रूप में बंटवारा किया जाएगा। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं साझेदारों के कर्तव्य एवं दायित्व के। प्रत्येक साझेदार के नाम के आगे उसके दायित्व क्या होंगे, उसके कर्तव्य क्या होंगे और किस तरीके का वो साझेदार होगा। निष्क्रिय साझेदार होगा, सक्रिय साझेदार होगा या गुप्त साझेदार होगा, जो भी है ये लिखा जाएगा। साझेदारों का वेतन एवं आहरण। यदि कोई साझेदार
संस्था के अंदर, फर्म के अंदर अतिरिक्त कार्य करता है तो उस अतिरिक्त कार्य के लिए उसको अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। तो उसका विवरण भी लिखा जाएगा कि जो साझेदार अतिरिक्त कार्य करेगा उसके लिए प्रति माह कितना वेतन या भुगतान प्रति माह कितना वेतन भुगतान किया जाएगा। आहरण की बात को भी हम बिल्कुल खोल करके लिख देंगे कि यदि कोई साझेदार किसी भी प्रकार का फर्म से पैसा उधार लेता है तो उस आहरण पर कितने प्रतिशत की दर से उसको ब्याज दे करना होगा या चुकाना होगा। इसके बाद में साझेदारों के प्रवेश, अवकाश ग्रहण एवं हटाए जाने से संबंधित शर्तें तय की जाती है कि यदि मान लीजिए साझेदारी शुरू कर दी गई और उसके बाद में 1 वर्ष बाद में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस नए साझेदार के लिए क्या नियम होंगे, पिछले जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों के प्रति वह उत्तरदायी होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर लिख दिया जाता है। अवकाश ग्रहण करने की भी बात आती है कि यदि कोई साझेदार निश्चित अवकाश से अधिक यदि मान लीजिए अवकाश ग्रहण करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा कि उसमें कोई कटौती की जाएगी या फिर उसके लिए उसको अलग से कोई निर्देश दिए जाएंगे। हटाए जाने से संबंधित शर्तें उसमें लिखी जाएगी कि यदि कोई साझेदार मान लीजिए किसी तरीके का अनैतिक कार्य करता है या मान लीजिए गुप्त समझौता करता है, फर्म को नुकसान पहुंचाता है या फर्म के लिए अवैध कार्य करता है तो ऐसे साझेदार को हटाए जाने से संबंधित किस प्रकार के कार्य होंगे ये बताया जाएगा। पूंजी एवं आहरण पर ब्याज बिल्कुल क्लियर लिख दिया जाएगा कि जो पूंजी लगाई गई है उस पूंजी पर कितना ब्याज दिया जाएगा प्रत्येक साझेदार को, और यदि वह आहरण करता है, यदि अपने निजी खर्च के लिए वो निकालता है पैसे, तो ऐसी स्थिति में उसको कितना ब्याज चुकाना होगा। इसके बाद में फर्म के समापन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है कि जिस साझेदारी को इतने प्रेम पूर्वक हमने शुरू किया था, प्रारंभ किया था, आज उस साझेदारी में विवाद उत्पन्न हो गया है तो ऐसी स्थिति में उस विवाद को दूर करने के लिए क्या साझेदारी का समापन किया जाएगा या उसको कोई दूसरा रास्ता निकाल करके यथावत चलाया जाएगा। तो इस संदर्भ में भी हमको निर्णय लेना होगा और निर्णय लेकर के लिखना होगा। तो समापन की क्या प्रक्रिया होगी, क्या हम स्वतः ही सभी मिलकर के साझेदार सर्वसम्मति से उसको समाप्त कर देंगे या किसी वकील को मध्यस्थ बनाया जाएगा और उसके द्वारा उसको समापन किया जाएगा, या फिर ये बात कहीं भी नहीं बनती है तो क्या उसका न्यायालय द्वारा अनिवार्य समापन करवाया जाएगा। तो ये स्थिति जो भी है निश्चित करने के लिए लिख दी जाती है। खातों को तैयार करना एवं उनका अंकेक्षण कि खातों को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा और किस प्रकार से समय समय पर उनकी जांच की जाएगी और कोई भी साझेदार कभी भी किसी भी समय आकर के उनकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सारी बातें भी निर्णय करके उसमें लिख ली जाएगी। अंत में जाकर के विवादों के समाधान की पद्धति कि यदि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस विवाद को दूर करने के लिए सभी साझेदार क्या करेंगे या उस साझेदारी संस्था क्या करेगी, ये सारी बातें उसमें लिखी जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख शर्तें थी जो मैंने आपको बताई गई है। ये शर्तें अंतिम नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर इन शर्तों को बढ़ाया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इन शर्तों में से किसी शर्त को घटाया भी जा सकता है। तो इसलिए ये आवश्यकता के अनुसार ही है। अब बात कर रहे हैं हम पंजीकरण की। साझेदारी का पंजीकरण। साझेदारी का पंजीकरण कराना सामान्यतः ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है, अर्थात आवश्यकता है और यदि सभी साझेदार ये सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं तो पंजीयन करवा सकते हैं, और यदि वो मान लीजिए नहीं करवाना चाहे तो कानूनी रूप से इसमें किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि साझेदारी का पंजीयन किस प्रकार से कराया जाता है। तो इसके लिए हमको रजिस्ट्रार के पास जाना होता है और रजिस्ट्रार के पास में एक निर्धारित प्रपत्र या आवेदन पत्र प्राप्त करना होता है। उस आवेदन पत्र को विधिवत भर करके और उसके साथ में आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कागजात होते हैं उन कागजातों को उसमें लगाए जाते हैं। जैसे साझेदारी फर्म का यदि हमने कोई संलेख या विलेख बनाया है तो उसको लगाते हैं,
साझेदारी फर्म जो है वो कहाँ पर है, उसका कोई ब्लूप्रिंट है, या फिर इसके अलावा उस दुकानदार का या उस दुकान के मालिक का हमको किरायानामा है। इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स हम लगाते हैं और फिर उसके बाद में एक निर्धारित फीस लेकर के और उसको जमा कराई जाती है रजिस्ट्रार के पास में। रजिस्ट्रार आवेदन पत्र प्राप्त होते ही उस आवेदन पत्र की विधिवत जांच करता है और यदि वह उस जांच से संतुष्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो साझेदारी फर्म को स्वीकृति दे देता है फर्म के रजिस्ट्रेशन या पंजीयन या पंजीकरण की। इसके पश्चात एक पंजीयन प्रपत्र जारी किया जाता है। उस पंजीयन प्रपत्र पर फर्म का नाम, पता, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, फर्म के कार्य की प्रकृति, फर्म का उद्देश्य, फर्म की अवधि, इस तरीके की सारी बातों का उल्लेख करते हुए एक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जिसके ऊपर गोल मोहर लगा दी जाती है रजिस्ट्रार की और रजिस्ट्रार के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। इसके पश्चात फर्म पंजीकृत हो जाती है और फर्म उस पंजीयन प्रमाण पत्र को लेकर के और अपने जो व्यवसाय का कार्यालय है या आप फर्म कहें उसको, उसमें उसको लगा देती है ताकि कोई भी व्यक्ति यदि उसका निरीक्षण करने आए तो उस फर्म के पंजीयन का प्रमाण पत्र देख करके वो अंदाजा लगा ले कि यह पंजीकृत फर्म है। इसके पश्चात वो अपना कार्य प्रारंभ कर सकती है। तो ये हमारे फर्म के पंजीकरण की विधि थी। अब यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं करवाता है और बाद में किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो जाता है और यह केस न्यायालय में जाता है तो सबसे पहले न्यायालय में फर्म के पंजीयन के प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। और जब मान लीजिए साझेदार ये कहते हैं कि साहब हमने फर्म का पंजीयन नहीं कराया तो उनको वाद प्रस्तुत करने के लिए इजाजत नहीं दी जाती है। इसलिए फर्म का पंजीयन कराना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं, आवश्यकता पड़ने पर कराया जा सकता है, लेकिन फर्म का पंजीयन कराना सभी फर्म के साझेदारों के लिए आवश्यक भी है और अच्छा भी है, क्योंकि यदि वो नहीं कराएंगे तो उसके मिलने वाले जो लाभ है वो लाभ नहीं प्राप्त करेंगे। यदि संस्था को, फर्म को किसी भी प्रकार का मान लीजिए ऋण मिलता है तो वो ऋण उन्हें प्राप्त नहीं होगा। इस तरीके से आज हमने ये 2 टॉपिक पढ़े थे। इसी तरीके से हम टॉपिक को पढ़ते रहेंगे। आपको जो फोटो प्रति भेजी जाती है उस फोटो प्रति के आधार पर आप उनमें अपने रजिस्टरों में लिखते रहें, काम को बढ़ाएं नहीं, क्योंकि अब कुछ दिन बाद में स्कूल खुल जाएगी तो सबसे पहले हम उस काम को ही चेक करेंगे कि आपने अपना कार्य पूरा कर रखा है या नहीं कर रखा है। तब तक आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और अपने कार्य को लगातार करते रहें। धन्यवाद।